हेलो फ्रेंड, दिस इज़ रितेश पटेल और आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ आपके सामने। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको अशोक के बारे में पढ़ाया था। उसके बाद मैंने शुंग डायनेस्टी, शुंगा वंश के बारे में पढ़ाया था। उसके कर्ण वंश और कर्ण वंश के बाद आंध्र सातवाहन वंश के बारे में समझाया था, है ना। तो आज मौर्योत्तर काल में ये जो डायनेस्टीज निकली थी, निकल कर उभर कर सामने आई थी मगध से। जब ये मगध में उभर कर निकल रही थी शुंग वंश, मतलब जब पहला ब्राह्मण वंश उदय हुआ था, स्टैब्लिशमेंट हुआ था, तब उसी के शासनकाल में इन्वेजन्स होते हैं, आक्रमण होते हैं, विदेशी आक्रमण होते हैं, राइट। हाँ जी, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। और यदि आपको मेरे पिछले वीडियो के बारे में यदि आपका वीडियो देखना है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मेरा ये जो वीडियोस हैं इसमें मैंने लगभग इतिहास के सारे जो अभी तक के बैक के जो हैं, तो मैंने सारे वीडियोस एक क्रम वाइज, मतलब एक लेक्चर वाइज मैंने उसको बनाया है। चाहे तो आप उधर से देख सकते हैं। ये वीडियो सारे इतिहास पे टॉपिक हैं। यदि आपको इतिहास की तैयारी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, पर्टिकुलर वन एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, यहाँ तक कि यूपीएससी या स्टेट पीएससी की यदि भी तैयारी कर रहे हैं आप, तो बहुत ही बेनिफिशियल है ये। तो आप देखिए और लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। शेयर तो एटलीस्ट करिए। और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और उनके आंसर बताता हूँ, तकरीबन अपना उनके बारे में कुछ राय दीजिए, राइट। हाँ जी, तो पिछले जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर मुझे आज देने होंगे। तो पहला आंसर ये रहा पहले क्वेश्चन का, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये रहा, राइट। हाँ जी सर। तो अगला क्वेश्चन जो होगा, तो आप मुझे बताइए कि भाई अगले क्वेश्चन में आप जवाब दीजिए। पिछले क्वेश्चन भी आपका कोई भी कमेंट ऐसा मिला नहीं, तो कमेंट करिए भाई, ऐसा नहीं चलता है ना। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, राइट। हाँ जी सर। तो इसका भाई आप कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे पता नहीं चलेगा, है ना। तो और ये दूसरा क्वेश्चन ये रहा। तो दोनों ही क्वेश्चन इत्मीनान से पढ़िए और आंसर दीजिए, है ना। तो अगले वीडियो में दोनों ही क्वेश्चन के आंसर आपको बताऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, राइट। हाँ जी, Come on, let's do it. तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि भाई 4 विदेशी आक्रमण होते हैं मौर्योत्तर काल में। तो मौर्योत्तर काल में जैसे ही विदेशी आक्रमण होंगे, तो सबसे पहले विदेशी आक्रमण होगा हिंद यूनानी का, मतलब कि इंडो ग्रीक्स का। तो सबसे पहली बात कि ये आते कहाँ से हैं, क्योंकि भाई भारत में आने के केवल एक ही रास्ता होता है। कौन सा सर? पंजाब और सिंध का। क्यों सर? क्योंकि भाई जो दक्षिण एरिया है भारत का पूरा पानी से घिरा हुआ है। और यदि मैं नॉर्थ ईस्ट की मैं बात करूं या उत्तर पश्चिमी भाग की मैं बात करूं, तो पूरा का पूरा हिमालय ने उसको बचा के रखा हुआ है। मतलब वहां से कोई नहीं आ सकता, नीचे से कोई नहीं आ सकता। तो बचता कौन सा भाग है सर? बचता तो एक ही भाग है, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, जम्मू कश्मीर, राइट। हाँ जी। तो भाई गुजरात में कच्छ एरिया लगता है, पूरा दलदली क्षेत्र है, वहां से भी अंदर घुस सकते हैं। तो बचता कौन सा है? सिंध बचता है। तो सिंध से ही अंदर आएगा। जो भी विदेशी आक्रमण होंगे वो सिंध के द्वारा ही होंगे। सिंध से आएंगे पंजाब, पंजाब से फिर अंदर घुसते हैं, राइट। हाँ जी। तो हिंद यूनानियों को इंडो ग्रीक्स भी कहा जाता है और बैक्ट्रियाई भी कहा जाता है। तो बैक्ट्रियाई की यदि मैं बात करूं तो इनको बैक्ट्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि अफगानिस्तान में एक बैक्ट्रियाई नाम की जगह होती है। तो वहां से इनका जो आते हैं, ये जो इनका मूल स्थान है, ये बैक्ट्रिया से रहता है, अफगानिस्तान के। उसके बाद सर आया कौन था? तो आया था डेमेट्रियस। सबसे पहले डेमेट्रियस आया था पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण वंश की स्थापना मौर्य वंश के आखिरी रूलर बृहद्रथ को मार करके ब्रह्म वंश की स्थापना की थी। मैंने आपको पढ़ाया है। तो जैसे ही ब्राह्मण वंश 185 बीसी में स्टैब्लिश होता है, उसके ठीक 2 साल बाद डेमेट्रियस आता है। और डेमेट्रियस जैसे ही आता है तो सामना होता है पुष्यमित्र शुंग का, और पुष्यमित्र शुंग इसे डिफीट करता है, हरा देता है। और कुछ समय बाद डेमेट्रियस जीत हासिल करके पंजाब को हासिल कर लेता है।
पंजाब पर अधिकार कर लेता है और अपनी राजधानी बनाता है पंजाब और साकल, राइट। हाँ जी। और साकल जो कि इसकी राजधानी होती है। उसके बाद दूसरे की मैं बात करता हूँ, दूसरे शासन की, जो ग्रेट रूलर होता है इसका, सेकेंड रूलर शासक होता है, वो होता है यूक्रेटाइटस। और यूक्रेटाइटस ही वो बंदा था जो अपने ही एक और ग्रेट शासक जो आने वाला था, मिनांडर, जो इसी के वंश का था। लोग बोलते हैं कि भाई पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में मिनांडर आया था, तो ऐसा नहीं है, है ना। तो मिनांडर नहीं आया था, ये यूक्रेटाइटस आया था। तो यूक्रेटाइटस ने लगभग उत्तरी भाग के कुछ भागों को अधिकार कर लिया था, है ना। तो उसके बाद मैं मिनांडर की बात करता हूँ। तो मिनांडर की यदि मैं बात करूँ तो ये 160 बीसी से लेकर के 120 बीसी तक, मतलब 40 वर्ष तक ये राज करता है। और इसके ही शासनकाल में एक नागसेन बौद्ध भिक्षु हुआ करता था। तो बौद्ध भिक्षु और इसके बीच में एक दिन ये बुलाते हैं उनको, नागसेन को, और इनके बीच में काफ़ी क्वेश्चन आंसर होते हैं तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जब क्वेश्चन आंसर हो रहे थे तो इन्हीं क्वेश्चन आंसर को एक ग्रंथ में, बौद्ध ग्रंथ में संग्रहित किया गया, मिलिंद पन्हो, जो ऐसा आगे चल के इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि भाई आगे चल के जो मिनांडर है, मिनांडर ने आगे चल के बौद्ध धर्म को अपना लिया था और इसी नागसेन के द्वारा ये बौद्ध धर्म की शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, राइट। हाँ जी सर। तो आगे चल के एक कांस्य मुद्रा भी हमको मिलती है जिसमें एक बौद्ध धर्म का धर्म चक्र उसमें चिन्हित होता है, जिससे पता चलता है कि आगे चल के मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उसके बाद सिक्कों की यदि मैं बात करूं तो अभी तक भारतीय इतिहास में अभी तक देवी और देवताओं के सिक्कों पर चिन्ह, मोहर लगा दी जाती थी और वही देवी देवता उसमें उभर करके, मतलब मोहरे जो होते हैं ना, जो सिक्के में जो उभर कर आते हैं, जो सिंबल्स रहते हैं, अभी तक देवी देवता और जानवर्स की थी, अभी तक एनिमल्स की थी, जानवरों की थी। बट ये पहला ऐसा शासक था जिसने, भाई किसने वो सिक्के बनवाए और कब बनवाए, ये डेट उसमें मेंशन करी और उस शासक का नाम भी मेंशन किया। ये पहली बार ऐसे सिक्के थे जो मिनांडर के समय शासनकाल में चलवाए गए। एक चीज़ और है कि भाई मिनांडर के शासनकाल में, हिंद यूनानी के ही शासनकाल में सोने के सिक्के चलवाए गए थे पहले, सबसे पहली प्रथम बार, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये अपने साथ जो हिंद यूनानी थे, ये एक आर्ट लेकर के आए थे, हेलिनास्टिक आर्ट इनको बोला जाता है। ये आर्ट लेकर के आए थे और हेलिनास्टिक आर्ट और भारतीय कला, भाई हेलिनास्टिक कला और भारतीय कला मिलकर के एक नई कला को जन्म देते हैं, गंधार कला, जो कि कनिष्क के शासनकाल में बहुत ही विकास करेगी। और उसके बाद एक और कला होती है मथुरा कला। दोनों में ही काफ़ी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि जो गंधार कला है वो किस धर्म से संबंधित रखती है, किस धर्म से संबंध रखती है, आप बताएंगे बौद्ध धर्म से। लेकिन मथुरा कला की यदि मैं बात करूं तो उसका जो संबंध है वो जैन धर्म से है। तो ये दोनों ही पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट है और दोनों का ही विकास कनिष्क के शासनकाल में, जब कुषाण आक्रमण करते हैं, मतलब आखिरी जो मौर्योत्तर काल के जो आखिरी विदेशी आक्रमण है कुषाण, उसी का एक महान राजा जो अभी हम पढ़ेंगे, कनिष्क, तो उसी के शासनकाल में दोनों ही कलाओं का काफ़ी विकास होता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि भाई दूसरे जो शक आए थे यहाँ पे, भाई दूसरा आक्रमण किसने किया, शकों ने किया। इनको सिथियंस भी कहा जाता है। तो सिथियंस की पहचान थी कि ये आगे से अपना सर मुड़वा के रखते थे और पीछे बहुत लंबे बाल थे इनके, ये इनकी पहचान थी। और ये आए कहाँ से थे, तो ये सेंट्रल एशिया से आए थे, मतलब मध्य एशिया से आए थे। क्यों आए थे, चारागाह की खोज में आए थे, राइट। हाँ जी। तो इनकी 5 ब्रांचें थी, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, दक्कन। और उज्जैन का जो राजा था विक्रमादित्य, तो शक की ब्रांच थी भाई वहाँ पर। तो ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने सारे के सारे शकों को वहाँ से निकाल करके भगा दिया था, सारा का सारा सर्वनाश कर दिया था सिथियंस का, शकों का। इसलिए उसने एक हिंदू कैलेंडर चलवाता है जिसे हम विक्रम संवत के नाम से जानते हैं, राइट। हाँ जी सर। और विक्रम संवत की यदि मैं बात करूं
तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कि भारत कब आज़ाद हुआ, गणतंत्र दिवस कब लागू हुआ, लेकिन किसके हिसाब से? विक्रम संवत के हिसाब से। अभी जो हमारा चल रहा है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। भाई ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से मैं बात करूँ तो 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन यदि मैं आपको बोलूँ कि भाई विक्रम संवत के हिसाब से आप बताइए तो कब आज़ाद हुआ, तो उसमें आप क्या करेंगे, क्योंकि 57, जब ये जो इंग्लिश कैलेंडर है तो इंग्लिश कैलेंडर कहीं ना कहीं से तो शुरू हुआ होगा, डेफिनेटली शुरू हुआ होगा। तो जो ज़ीरो है इनका, ज़ीरो मतलब कि ईसा मसीह का जन्म, जिन्हें ये एडी भी कहते हैं, एना डोमिनी। तो जैसे ही ज़ीरो स्टार्ट होता है तो ज़ीरो से लेके 100 हुआ, 1000 हुआ, 2000 हुआ और आज 2020 चल रहा है, तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। लेकिन जब ईसा मसीह, मतलब कि जब ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ, इसके स्टार्ट होने के 57 साल पहले ही हमारा विक्रम संवत स्टार्ट हो चुका था। तो मतलब कि भाई 57 साल का हमारा कैलेंडर हो गया जब ईसा मसीह ने जन्म लिया, तो 2020 ये हो गए और 57 साल और ये हो गए। तो आज के हिसाब से मैं कहाँ हूँ? विक्रम संवत के हिसाब से 2077 में। ठीक है, 2077 चल रहा है विक्रम संवत के हिसाब से। ठीक है, और यदि 1947 की यदि मैं बात करूँ तो उसमें भी 57 साल जोड़ दीजिए तो आपको निकल करके आ जाएगा, है ना। तो उसके हिसाब से तकरीबन इतनी आएगा, आप ऐड करके देख लीजिएगा। तो बात करते आगे बात करेंगे कि भाई शकों का सबसे जो ग्रेटेस्ट रूलर होता है वो होता है रुद्रदामन। रुद्रदामन प्रथम, मैंने आपको बताया था कि भाई रुद्रदामन, ये वही रुद्रदामन है जो कि सुदर्शन झील, मैंने आपको बताया था कि भाई जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी तो एक सुदर्शन झील बनवाई थी गुजरात में गिरनार पर्वत पे, जिसके साक्ष्य हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलते हैं। और जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है और जिसे संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख भी माना जाता है। तो ये वही जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है कि इसने मरम्मत करवाई थी उसी झील की जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चलिए, इससे यही इंपॉर्टेंस है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद आगे बात करेंगे तो आगे आएगा, आगे जो आता है वो आता है पहलव, जिसको हम पर्थियन भी बोले जाता है, पर्थियन के नाम से भी जानते हैं। तो पहलव की यदि मैं बात करूं तो केवल एक ही शासक है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो गोंदो फर्निस नाम के एक व्यक्ति हुआ करता था, यही वो शासक था जो 20 ईस्वी से लेकर के 41 ईस्वी तक, ईसा पूर्व नहीं अब ईस्वी तक ये रूल करता है। राइट, हाँ जी सर। तो 20 ईस्वी से भी 41 ईस्वी तक केवल सिंगल राजा होता है गोंदो फर्निस, और इसी के शासनकाल में एक सेंट थॉमस नाम का एक ईसाई पादरी आते हैं और ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। केवल यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा कनिष्क का जो था वंश था, कुषाण वंश, उसी से तो आया था कनिष्क। लेकिन पहला रूलर जो था वो कौन था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला रूलर था कुजुल कुनफिसस था। राइट, हाँ जी सर। उसके बाद आता है विम कुनफिसस, और विम कुनफिसस की यदि मैं बात करूं तो विम कुनफिसस ही वह व्यक्ति था जो कुषाण वंश में सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाता है और अपनी राजधानी ये तक्षशिला रखता है। सॉरी, कुषाण वंश में कनिष्क ने राजधानी रखी थी पुरुषपुर और पेशावर, जो कि कनिष्क एक महान राजा हुआ करता था। राइट, इसी का सबसे ग्रेटेस्ट यदि रूलर की मैं बात करूं तो कनिष्क होता है ना। हाँ जी सर। और विम कुनफिसस की यदि मैं बात करूं तो विम कुनफिसस शैव धर्म के अनुयायी बन जाते हैं आगे चल करके, मतलब कि इन्होंने सनातन धर्म अपना लिया था, सनातन धर्म में शैव धर्म के अनुयायी बन गए थे, ये शिव जी को मानते थे। उसके बाद बात करते हैं कनिष्क जो कि कुषाण वंश का सबसे महानतम राजा है, और जैसे ही ये राजा बनता है तो ये एक और हिंदू कैलेंडर चलाता है, शक संवत 78 एडी में। मतलब कि यदि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से यदि मैं कंपेयर करूं तो जब ईसा मसीह 78 साल के होंगे तब इसने, मतलब तब शक संवत का 1 साल हुआ होगा, जब 79 साल के हुए होंगे, और जब 80 साल के हुए होंगे ईसा मसीह तो 2 साल हुआ होगा किसको, शक संवत को चलते हुए। और शक संवत की यदि मैं बात करूं तो ये हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, मतलब कि ऑफिशियली यदि मैं बात करूं तो ऑफिशियली ये
भारत सरकार इसे मानती है, जो कि चैत्र मास से स्टार्ट होता है और फाल्गुन में ख़त्म हो जाता है, राइट। हाँ जी सर। तो कनिष्क की मैंने आपको बता दिया कि भाई इसने अपनी पहली राजधानी फिरोजपुर या पेशावर रखी थी, और दूसरी राजधानी जो रखी थी वो रखी थी मथुरा। उसके बाद इसी के शासनकाल में एक वासुमित्रा नाम का एक बौद्ध भिक्षु हुआ करता था, और अश्वघोष नाम के एक और बौद्ध भिक्षु इसी के शासनकाल में दोनों रहा करते थे। तो वासुमित्र, जब मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म की जब चौथी महासंगति होती है कश्मीर में, तब वासुमित्र ही इसके चेयरमैन होते हैं, और इसी में बौद्ध धर्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, हीनी और महायान। आपसे पूछा जाएगा कनिष्क किस संगति के फॉलोअर्स थे या अनुयायी थे, तो आप बताएंगे महायान के, राइट। हाँ जी सर। उसके बाद आगे चलते हैं। तो अश्वघोष की यदि मैं बात करूं, तो अश्वघोष ने एक बौद्ध धर्म के बौद्ध चरित्र नाम की एक पुस्तक लिखी, जिसे बौद्ध धर्म की रामायण भी कहा जाता है, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन करके आपसे पूछा जाता है, और आपको इसी ऐसे ही तरीके से आपको याद रखना होगा। तो इसी के शासनकाल में शल्य चिकित्सा, जैसे कि सुश्रुत संहिता लिखी गई, सुश्रुत संहिता सुश्रुत के द्वारा लिखी गई, और चरक संहिता चरक के द्वारा लिखी गई। नागार्जुन, जो कि भारत के साइंटिस्ट कहे जाते हैं, तो नागार्जुन ने भी शून्यवादी की सिद्धांत थे इन्हीं के शासनकाल में दिए थे। हाँ जी सर। और आपसे पूछा जाएगा भाई बताइए शुद्ध सोने के सिक्के किसके शासनकाल में चलवाए गए, तो शुद्ध सोने के सिक्के इसी के शासनकाल में चलवाए गए थे। क्यों? क्योंकि चीन से रेशम का उत्पादन होता था, राइट। हाँ जी सर। तो चलिए थोड़ा सा मैपिंग कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा भारत, है ना, ये रहा हमारा भारत, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक भाई पूरा का पूरा चीन है। तो चीन क्या करता था, एक रेशम का उत्पादक करता था, रेशम का उत्पादन किया और इधर पे सेंट्रल एशिया में बेच देता था। तो ये वाला जो यहाँ से होकर के जाना पड़ता था, और यहाँ पर जो था तो कनिष्क का राज हुआ करता था, यहाँ पर कनिष्क का राज हुआ करता था, और इसने यहीं पे एक रेशम कर लगवाना स्टार्ट कर दिया था, और इस इधर से इतना सारा धन इसको मिला कि इसने शुद्ध सोने के सिक्के बहुत ज़्यादा मात्रा में निकालने स्टार्ट कर दिए। और आपसे एक और एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताइए सबसे प्रचुर मात्रा में कनिष्क ने कौन से सिक्के चलवाए थे, तो आप बताएंगे कॉपर के सिक्के, राइट। हाँ जी सर। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा मेरा वीडियो, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, और ऐसे ही वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा जो आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको सहायता प्रदान करेंगे। तो आप थोड़ा सा हेल्प तो कर ही सकते हैं ना, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, है ना। और मेरे क्वेश्चंस का एटलीस्ट आंसर दीजिए, क्वेश्चन क्योंकि मैं काफ़ी गिने चुने पूछता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए होते हैं, मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।